हेलो गाइज, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं कमलेश फिर से आपके चैनल सक्सेस मंत्रा बाई दीपक राय पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यहाँ पे एसएससी, बैंक, रेलवे और जितने भी स्टेट लेवल के एग्ज़ाम होते हैं उसके लिए मैथ्स और रीजनिंग की क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई जाती है। तो हाँ दोस्तों, आज आप लोगों के लिए मैथ्स की बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन का कलेक्शन लाए हैं। बस आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कम से कम वीडियो को लाइक कर दें। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्तमान में माया तथा छाया की आयु का अनुपात 6:5 है, तो किंतु 15 वर्षों बाद उनकी आयु का अनुपात कितना हो जा रहा है? 9:8 हो जा रहा है, यानी 9:8 हो जाएगा। तो तदनुसार माया की वर्तमान आयु कितनी है? देखिए, आइए कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बहुत ही इजी वे में सॉल्व करते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि माया और छाया, सपोज डेट माया को एम से डिनोट करते हैं और छाया को सी से डिनोट करते हैं। क्या कह रहा है कि माया और इसकी वर्तमान का अनुपात कितना है? यानी 6:6:5 है। फिर क्या कह रहा है? 15 वर्ष बाद, यानी अभी का वर्तमान 6:6:5 है। 15 वर्ष बाद उनकी कितनी आयु हो जा रही है? 9:8 हो जा रही है। समझ रहे हैं? सबसे पहले आपको देखिए क्या करना होता है। इसमें आपको इसका डिफरेंस निकालना होता है और इसका डिफरेंस। अगर दोनों का डिफरेंस सेम है तो कोई बात नहीं है। अगर डिफरेंस सेम नहीं हो तो उसको आपको क्या करना पड़ता है? सेम करना पड़ता है। तो देखिए यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो यहाँ तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो यहाँ कुछ नहीं करना। अब बस देखिए इसके बीच में कितने का डिफरेंस है? 3 का। फिर इसके बीच में कितने का डिफरेंस है? 3 का। समझ गए? यानी 15 वर्ष के बाद कितना हो जा रहा है? 9:8 हो जा रहा है। यानी 3 पार्ट किसके इक्वल है? 15 वर्ष। समझ रहे हैं? यानी 3 पार्ट 15 वर्ष के इक्वल है। तो एक पार्ट निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा? 5 वर्ष हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि माया की वर्तमान आयु कितनी है। यानी माया की वर्तमान आयु कितनी थी? शुरू में 6 है, 6 पार्ट है। तो देखिए एक पार्ट की वैल्यू 5 है, तो 6 पार्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6 से इसको क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे, यानी 6 × 5 = 30। समझ गए? तो इस तरह से माया की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? 30 वर्ष। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। हाँ तो दोस्तों, आप लोग अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को अवश्य प्रेस करें ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए कह रहा है कि पानी तथा ग्लिसरीन के 240 क्यूब सेंटीमीटर के मिश्रण में उनका आयतनों का अनुपात यानी कितना है? 1.1:3 है। समझ गए? उसके बाद उसका रहा है कि उस मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाए ताकि उससे पानी और ग्लिसरीन का आयतन का अनुपात कितना हो जाएगा? 2:3 हो जाए। समझ गए? यानी आपका मिक्सर दिया हुआ है, कोई वाटर और ग्लिसरीन का मिक्सचर है। कितना है उसका क्वांटिटी? 240 है। समझ गए? और कह रहा है कि उसका रेशियो कितना है? वाटर और ग्लिसरीन का रेशियो कितना है? 1:3 है। समझ गए? तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा? वाटर और ग्लिसरीन का अमाउंट निकालना पड़ेगा। देखिए टोटल पार्ट कितने हैं? 4 पार्ट, यानी 4 पार्ट किसके इक्वल है? 240 के। समझ गए? यानी रेशियो दिया है इसका, तीनों दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल अमाउंट के इक्वल कर देंगे ना, यही तो टोटल अमाउंट है। तो 4 पार्ट 240 के इक्वल है, तो एक पार्ट कितने हो जाएंगे? एक पार्ट 60 के इक्वल हो जाएंगे। अब देखिए, अब इसका आप निकाल ले सकते हैं। एक पार्ट कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। यानी वाटर का अमाउंट कितना होगा? 60, और ग्लिसरीन का अमाउंट 3, यानी 60 × 3 यानी 180 हो जाएगा। समझ गए? तो इस तरह से वाटर का अमाउंट 60 हो गया और ग्लिसरीन का अमाउंट 180 हो गया। अब देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि उसमें वाटर कितना मिलाया जाए। कह रहा है कि मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाए कि उससे पानी और ग्लिसरीन का आयतन, यानी वाटर में कितना और ऐड किया जाए कि वाटर और ग्लिसरीन का आयतन कितना हो जा रहा है? 2:3 हो जा रहा है। समझ गए? यानी 60 और 180 इनका मालूम हो गया क्वांटिटी। अब देखिए करते हैं क्वेश्चन। किस इसका कितना आया था क्वांटिटी? 60/180। अब कह रहा है कि मिक्सचर में, यानी वाटर में केवल मिलाया जा रहा है, ग्लिसरीन को क्या करना है? ऐसे ही छोड़ देना है। तो वाटर में कितना मिलाया जाए कि इसका रेशियो कितना हो जाए? 2:3। समझ गए? अब इसको क्या करना है आपको? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ जाएगा? ये 180 आ जाएगा और 3x हो जाएगा। फिर इसको ये कितना हो जाएगा? 360 हो जाएगा। समझ गए? तो अब देखिए 3x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये इधर जाएगी, कितना हो जाएगा?
180 हो जाएगा, यानी 3x इक्वल टू 180, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। समझ गए? तो यानी आप कितना मिलाएंगे, x की तो वैल्यू फाइंड आउट करना है, यही तो ऐड किए, यानी 60 आपको और मिलाना पड़ेगा। तो ये रेशियो कितना हो जाएगा 2:3 हो जाएगा। इस तरह से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पार्ट बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 14 प्लस 6√5 का वर्गमूल कितना है। अब देखिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा, इसका किसी भी संख्या को हमको क्या वर्गमूल निकालने के पहले क्या करना है, उसको स्क्वायर करना, स्क्वायर के रूप में लाना पड़ेगा। देखिए हम इसको तोड़ते हैं, देखते हैं कि ये स्क्वायर के रूप में आ रहा है कि नहीं। तो देखिए कैसे करते हैं इसको। देखिए यहाँ 14 है और 6√5 है, समझ रहे हैं। इसको देखिए, इसको तोड़ते हैं किस रूप में। यहाँ क्या है √5 को तोड़ नहीं सकते हैं, तो ये देखिए इसको कैसे तोड़ते हैं, 2:3 कर सकते हैं, 2 × 3 इंटू √5। समझ गए? अब देखिए इसको चेक करते हैं, अगर इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर इसके इक्वल हो जाएगा तो हमारा फार्मूला पे आ जाएगा ना, a² + b² + 2ab, यानी 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, यानी 9 और 1 मिनट, नहीं सॉरी, देखिए ये तो फार्मूला में क्या होता है 2ab होता है ना, यानी 2 क्या होता है पहले से रहता है। तो देखिए 3 इसको क्या इसका स्क्वायर करेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे तभी तो आएगा a² + b², यानी ए क्या हो जाएगी बी और बी ये हो जाएगा, यानी 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा और √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 आ जाएगा। समझ रहे हैं? तो यानी 9 और 5 को ऐड करने पे क्या आ रहा है 14 आ जा रहा है। तो यानी हम इसको क्या ले सकते हैं, और हम इसको क्या कर लिख सकते हैं डायरेक्ट, देखिए यानी 14 को क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर प्लस √5 का स्क्वायर, समझ गए, प्लस 2 × 3 × √5, समझ गए। अब इसको क्या है, ये और क्या है, ये और ये क्या है सेम है, समझ गए। तो यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं 3 + √5 का होल स्क्वायर। अब हमको क्या करना है वर्गमूल निकालना है, यानी स्क्वायर रूट करना है। तो इसका स्क्वायर रूट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये दो इस मतलब क्या है स्क्वायर है तो इसका एक पार्ट निकल जाएगा, यानी 3 + √5 क्या आ जाएगा, इसका आपका आंसर आ जाएगा। यानी आपका कौन सा आंसर हो जाएगा, पार्ट बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देखिए ये भी क्या है सिंप्लीफिकेशन का है क्वेश्चन। इसमें कुछ नहीं करना है, आपको इस डायरेक्शन से आपको क्या करना होता है प्रोसीड करना पड़ता है। देखिए यहाँ से सॉल्व करते करते ही आपको यहाँ तक लाना होता है और जो भी आंसर आ जाएगा वही आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 169 का क्या अंडर रूट निकालेंगे तो कितना आता है 169 किसका होता है 13 का होता है। अब देखिए अब 13 और 108 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 121, समझ गए। अब 121 का अंडर रूट निकालेंगे तो इसका कितना होता है 11 होता है, समझ गए। अब देखिए इसके बाद का इस पार्ट की वैल्यू कितनी आ गई 11 आ गई। अब देखिए 38 और 11 ऐड कीजिए कितना आ गया 49 आ गया। तो 49 का अंडर रूट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 7 का इस क्या होता है 7 का स्क्वायर 49 होता है, यानी 7 हो जाएगी, समझ गए। अब देखिए इतनी की वैल्यू 7 आ गई। अब इसमें 57 में और 7 ऐड कीजिए कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा। और 64 का अंडर रूट क्या होता है 8 होता है, यानी इतनी की वैल्यू क्या आ जाएगी 8 आ गई, समझ गए। अब 8 और 8 ऐड कर दीजिए यानी 16 का अंडर रूट निकालिए तो कितना आ जाएगा 4, समझ गए। इस तरह से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी पार्ट ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक पहिए का व्यास 98 सेंटीमीटर है, उसके बाद उस पहिए को 1540 मीटर की दूरी तक चलाने में उसके कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। देखिए आपका व्यास दिया हुआ है, तो पहले व्यास दिया हो तो उसका क्या निकाल लेंगे त्रिज्या निकाल देंगे, इसका जस्ट हाफ कर देंगे, यानी त्रिज्या की वैल्यू कितनी आ जाएगी 49 आ गई। अब कह रहा है देखिए कोई व्यास इसे क्या है, ये मान लीजिए पहिया है, पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा इसकी परिधि निकालनी पड़ेगी जी। अपने परिधि की दूरी तो वो तय करता है एक चक्कर में, समझ रहे हैं, यानी एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा वो परिधि के बराबर होता है, समझ गए। यानी परिधि की फार्मूला क्या होता है 2πr होता है, समझ गए। यानी 2πr की वैल्यू यहाँ पाई की वैल्यू क्या है 22/7 और आर की वैल्यू 49 है, समझ गए। तो इस तरह से क्या हो जाएगा ये कैंसिल आउट हो गया, यानी 14 × 22 कितना हो जाएगा आपका आंसर, यानी परिधि की वैल्यू कितनी हो जाएगी 14 × 12 करेंगे 14 × 22, तो यानी देखिए 14 दूनी 28 और 14 दूनी 28 दो
30 यानी 300 वाट क्या हो जाएगा आपका सेंटीमीटर में आ जाएगा परिधि, समझ गए। तो यानी एक चक्कर में कितने दूरी तय करेगा पहिए के द्वारा 300 वाट सेंटीमीटर, समझ गए। तो आइए देखते और सॉरी इसको देखते हैं हम। कह रहा है कि इसका आपका क्या निकल गया सरकमफ्रेंस यानी परिधि 300 वाट सेंटीमीटर निकल गया। अब टोटल डिस्टेंस कितना दिया 1540 मीटर। कह रहा है कि 1540 मीटर दूरी तय करने में कितना आपको चक्कर लगाना पड़ेगा। तो देखिए 1540 मीटर है यानी इसको भी आपको क्या करना पड़ेगा सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो देखिए 1540 से में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे सेंटीमीटर में आ जाएगा 100 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब देखिए इसकी और इसको क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, समझ रहे हैं। यानी इतने दूरी को तय करने में एक चक्कर लगाने की दूरी तय करने में आपका क्या हो जाएगा उसका चक्कर निकल जाएगा यानी रिवोल्यूशन निकल जाएगा। तो देखिए इसका कितने से कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 0 बच गया यानी 10 बच गया। तो 2 5 जा 10 हो जाएगा यानी 5 और 100 में से मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा यानी 500 चक्कर आपको लगाना पड़ेगा इतनी दूरी तय करने के लिए। तो इस तरह से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा पार्ट ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, समझ गए। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 10 संतरों का विक्रय मूल्य 13 संतरों के लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य के बराबर है। तो उसके बाद लाभ आपको निकालना है कितना लाभ हो गया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन जैसा हो रहा है उसे आप करिए बस। ये कहिए 10 संतरों का यानी विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस किसके इक्वल है 13 संतरों के यानी क्रय मूल्य के यानी कॉस्ट प्राइस, समझ गए। अब क्या करना है इसका और इसका रेशियो निकाल दीजिए यानी SP यानी क्रय विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का रेशियो कितना हो जाएगा आपका 13/10 हो जाएगा, समझ गए। यानी विक्रय मूल्य 13 है और क्रय मूल्य 10 है, देख रहे हैं विक्रय मूल्य ज़्यादा है यानी क्या हो गया यहाँ लाभ हो रहा है। तो देखिए लाभ प्रतिशत निकालने के लिए क्या कर आपको बताया था फॉर्मूला SP माइनस यानी विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य अपॉन क्रय मूल्य इंटू 100 यानी आपके लिए क्या ले सकते हैं SP माइनस CP अपॉन CP इंटू 100। SP की वैल्यू क्या SP मतलब कि विक्रय मूल्य और CP मतलब कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य। तो देखिए यहाँ जो दिया है वैल्यू उसको आपको पुट कर देना है यानी SP की जगह क्या रख देंगे 13 और यहाँ 10 यानी 13 में से 10 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा और 3/10 इंटू 100 कर देंगे, समझ गए। यानी 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा यानी 10 इंटू 3 यानी कितना आ जाएगा आपका राइट आंसर 30% आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपका पार्ट ए क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि A तथा B एक साथ एक कार्य को 12 दिनों में कर सकते हैं और B तथा C एक साथ ही वही कार्य 15 दिनों में कर पाते हैं। फिर कह रहा है कि यदि A की क्षमता C की दुगुनी है तो B अकेले वही कार्य कितने दिन में मतलब कर देगा। तो देखिए बहुत ही सिंपल है, देखिए कैसे करते हैं इसको। कह रहा है कि A + B यानी A और B और यहाँ मान लेते हैं आपको B और C ये दोनों ये कितना दिन समय लगा रहा है 12 दिन, आइए आपका 15 दिन। अब देखिए इसका दोनों का LCM ले लीजिए यानी लसअप 60 हो जाएगा। अब इसका एफिशिएंसी निकाल लीजिए 12 × 5 = 60 यानी 5 आ जाएगा, यहाँ 15 × 4 = 60 यानी 4 आ जाएगा। यानी A + B की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी क्षमता कितनी आ गई 5 और B + C की क्षमता 4 यूनिट, समझ गए। तो फिर क्या कर रहा है देखिए आगे क्या क्वेश्चन कर रहा है कि A की क्षमता यानी A की क्षमता B की दुगुनी हो जाए C की दुगुनी है यानी A = 2C लिख सकते हैं क्योंकि A की क्षमता क्या है C से दुगुनी है, इसको इक्वल कर दिए यानी A और C का रेशियो कितना हो जाएगा आपका 2:1 यानी इधर C लाएंगे तो क्या हो गया 2:1 यानी 2 आ जाएगा यानी 1 लिख सकते हैं इसको। यानी A 2 यूनिट है और C 1 यूनिट यानी इसकी एफिशिएंसी का रेशियो निकल गया। अगर A 2 पार्ट काम कर रहा है तो C कितना पार्ट करेगा 1 पार्ट, समझ गए। अब देखिए यहाँ से देखते हैं A + B कितने हैं इक्वल है A + B = 5 है ना और यहाँ B + C कितना है 4 है, समझ गए। अब देखिए यहाँ अगर A की एफिशिएंसी कितनी है 2 है यानी अगर यहाँ 2 रखेंगे A की वैल्यू 2 रखेंगे तो B की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी, समझ रहे हैं। अब देखिए ऐसे भी यहाँ भी रख के चेक कर सकते हैं आप किसी भी दोनों में किसी में भी चेक करके रख के मतलब क्या करना है आपको चेक करना है। तो देखिए यहाँ क्या करना है B + C यानी C की वैल्यू कितनी है 1 है तो B की कितनी हो जाएगी 1 + 3 यानी 3 ऐड करेंगे तो 4 आ जाएगा यानी B की एफिशिएंसी 3 आ जाएगी यानी इससे भी 3 आ रही है इससे भी 3। तो यही क्वेश्चन कह रहा है कि B अकेले वही कार्य करने में कितना समय लगेगा। तो देखिए टोटल
समय की टोटल मतलब क्या है, कार्य इतना है 60 है, और एक दिन की एफिशिएंसी बी की कितनी हो जाएगी, 3 यूनिट आ रही है। तो देखिए, तो आपको बताए थे कि देर निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, टोटल वर्क अपॉन एक दिन की एफिशिएंसी, यानी 3 आ गया। तो 20, ये कितने 20 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, यानी आपका क्या हो जाएगा, अगर बी उसी कार्य को अकेले करता है तो 20 दिन में समाप्त करेगा। इस तरह से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पार्ट सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए? आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ तो दोस्तों, अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो कम से कम वीडियो को कम से कम लाइक कर दीजिए। तो चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति की 3/4 की दर से चलने पर 1 से 1/2 घंटे से देर पहुंच पाता है। तो यही कह रहा है कि अगर उस व्यक्ति का उसी दूरी को तय करने का सामान्य समय कितने घंटे है, यानी सामान्य समय आपको बताना है। देखिए आपको क्या बताया था कि स्पीड और क्या होता है, दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। समझ रहे हैं? यानी अगर स्पीड बढ़ाएंगे तो क्या होगा, टाइम घटेगा, ऑब्वियस है। यानी कि मानिए अगर कोई निश्चित समय दिया हुआ है, 50 किलोमीटर दिया हुआ है, आपकी स्पीड 15 है, मान लीजिए आपको क्या है 25 है, समझ गए, और आपकी स्पीड क्या है 30 हो जाएगी, तो क्या होगा, उसी दूर को तय करने में समय क्या हो जाएगा, आपका कम हो जाएगा। यानी जैसे जैसे स्पीड बढ़ाएंगे तो टाइम क्या हो जाएगा, घटता जाएगा। तो वही कह रहा है यहाँ, इसका यही फंडा आपको यूज करना है। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि यानी एक व्यक्ति अपनी गति यानी स्पीड कितनी है, स्पीड का रेशियो कितना है 3:4 है। तो हम आपको क्या बताए थे, अगर स्पीड का रेशियो 3/4 है तो टाइम का रेशियो क्या है, इसका जस्ट इन्वर्स हो जाता है, यानी 4/3 हो जाएगा। समझ रहे हैं? अब देखिए कह रहा है कि अगर वो 3/4 की गति से चलता है तो कितने देर पहुंचता है, यानी 1 से 1/2 घंटे देर पहुंचता है। यानी टाइम अगर अगर यूजुअल स्पीड यानी क्या है, सामान्य गति से चलता तो 3 समय लगाता, लेकिन क्या है स्पीड क्या हो रहा है, घट जा रहा है। तो टाइम क्या हो रहा है, यहाँ देख रहे हैं बढ़ रहा है, यानी 3 से 4 हो जा रहा है, यहाँ 4 से 3 हो जा रहा है, तो यहाँ टाइम क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है, तो वो 4 टाइम लेगा। समझ गए? तो यही कह रहा है कि ये जो डिफरेंस है ना 3 और 4 के बीच में कितना है, 1 से 1/2, यानी इसको क्या लिख सकते हैं 3/2 लिख सकते हैं, 3/2 घंटे। समझ गए? यानी 3 और 4 के बीच में डिफरेंस कितना है, 1 का है, यानी 1 पार्ट किसके इक्वल है, 3/2 घंटे के। तो यही कह रहा है कि अगर वो व्यक्ति उस दूरी को तय करने में सामान्य समय, यानी सामान्य समय क्या है 3 है, अगर 4 सामान्य गति है तो उसका सामान्य समय क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अगर सामान्य समय से चले तो कितने देर में पहुँचेगा, यानी सामान्य समय से क्या हो गया, ये 1 पार्ट 3/2 का इक्वल है, तो 3 पार्ट निकाल लेंगे, क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 3 × 3/2 यानी 9/2। तो 9/2 को अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होएगा आपका 4 सही 1/2 घंटा हो जाएगा, यानी आपका आवर्स हो जाएगा। इस तरह से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पार्ट ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी धनराशि पर 20% वार्षिक दर पर 2 वर्षों के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 48 रुपया है, तो वह धनराशि कितनी है, यानी आपको क्या निकालना है, मूलधन निकालना है, पी की वैल्यू निकालना है। तो देखिए आप डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, अगर 2 वर्ष का डिफरेंस क्या होगा चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज में, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है P/R/100 का होल स्क्वायर। ये क्या होता है, ये CI और SI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज और इसके 2 साल के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। तो इसका वैल्यू दी हुई कितनी है 48 है, समझ गए, और ये R की वैल्यू दी हुई है कितनी 20%। तो आइए फार्मूला पर डायरेक्ट रख के चेक करते हैं। हमको P की वैल्यू फाइंड आउट करना है, यानी R की वैल्यू यहाँ क्या रखेंगे 20, यानी 20/100 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 20/100 यानी 1/5 का स्क्वायर, यानी 1/25। 1/25 की वैल्यू कितनी है 48 है, समझ गए। ये तो फाइंड आउट करना है, यानी इसको क्या कर देंगे P फाइंड आउट कर देंगे, इसको क्या करना है इधर ले जाएंगे, यानी 48 × 25, समझ गए। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आप कितना आ जाएगा, मानिए अगर 25 को क्या लिखना होगा 100/4 लिख सकते हैं, ये 4 से क्या हो गया कैंसिल हो गया, यानी 1200 आपका क्या हो जाएगा, आपका प्रिंसिपल आ जाएगा, यानी P की वैल्यू 1200 आ जाएगी, समझ गए। तो इस तरह से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पार्ट बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है कि P = 124
तो अंडर रूट क्यूब पी इंटू पी स्क्वायर प्लस 3p प्लस 3+1 की वैल्यू क्या है होती है। तो देखिए कैसे करते हैं इसको। आप इसको क्या करना है, इसको एक्सपेंड कर दीजिए, इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। यानी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, पी क्यूब प्लस 3p स्क्वायर प्लस 3p, समझ गए, प्लस 1। अब देखिए ये किसी की फॉर्मूला होती है क्या, देखिए ए क्यूब यानी पी क्यूब प्लस बी क्यूब, मान लीजिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab यानी 3ab यानी p इंटू 1 प्लस a प्लस बी यानी p प्लस 1। तो देखिए अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यही टर्म आ जाएगा, समझ रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये किसके फॉर्मूला पे है, a प्लस बी का होल क्यूब के फार्मूला पे है, समझ गए। यानी एक जगह यहाँ क्या है, p है और p प्लस 1 का होल क्यूब है, समझ गए। तो इसका अंडर रूट क्यूब रूट है, समझ गए। तो अंडर रूट क्यूब रूट है तो यहाँ क्या है, ऑलरेडी 3 का पावर है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका p प्लस 1 हो जाएगा। यानी देखिए सिंप्लीफाइड फॉर्म कितना आ गया, p प्लस 1, यानी इतने की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, p प्लस 1 आ गई। अब देखिए p की वैल्यू क्या दी हुई है, 124, यानी p प्लस 1 आ गया तो 124 प्लस क्या हो जाएगा, एक आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर, यानी 125 आपका राइट आंसर हो जाएगा, समझ गए। तो इस तरह से आप लोगों का राइट आंसर क्या हो जाएगा, पार्ट डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इस तरह से आप आज का प्रैक्टिस सेशन समाप्त होता है। आई होप आप लोग एंजॉय किए होंगे वीडियो को, हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और चैनल को कम से कम सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, थैंक यू, बाय।